नाज़रीन, आज हम तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां समुद्रों की लहरें सिर्फ बहरी जहाज़ों को नहीं बल्कि आलमी मईशत और दहाइयों पुराने इत्तेहादियों को भी डुबो रही हैं। ईरान अमेरिका इसराइल जंग इस वक्त एक ऐसे आतिशफ़िशां में बदल चुकी है जिसकी तपिश वाशिंगटन से तेहरान और ब्रसेल्स से टोक्यो तक महसूस की जा रही है। गुज़िश्ता एक माह से मशरिक़ वस्ता में छिड़ी जंग का जायजा लें तो मालूम होता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक स्ट्रेटेजिक अहदाफ तकरीबन हर हफ्ते तब्दील कर रहे हैं। जंग की शुरुआत में हदफ ईरान रिजीम चेंज था, फिर बयानिया बदला और इसे ईरान की जौहरी तवानाई के मुकम्मल खात्मे का मिशन करार दे दिया गया। लेकिन आज ये पूरी जंग सिमट कर सिर्फ एक नुक्ते पर आ गई है और वो है आबनाए हुर्मुज़ की मिल्कियत और इसकी बहाली। डोनाल्ड ट्रंप की गुज़िश्ता एक माह के दौरान तजादात पर मबनी बयानात और स्ट्रेटेजिक यू टर्न साबित कर रहे हैं कि वाशिंगटन अब किसी तवील मुद्दती हिकमत अमली से ज्यादा फौरी नताइज की तलाश में है। मार्च के वक्त से शुरू होने वाला यह सिलसिला ओपन हुर्मुज़ के नारे से शुरू हुआ जब 14 और 15 मार्च को ट्रंप ने नेटो, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मुतालबा किया कि वो अपने तेल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी बेड़े भेजें। लेकिन जब इत्तेहादियों ने हिचकिचाहट दिखाई तो ट्रंप का लहजा बदल गया। 21 मार्च को दुनिया ने ट्रंप की सोशल मीडिया पर वो पोस्ट देखी जिसने आलमी मंडियों में हलचल पैदा कर दी, जब उन्होंने ईरान को सिर्फ 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया कि या तो हुर्मुज़ खोल दो या फिर अपने पावर प्लांट्स की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। इस दौरान कशीदगी को इस उरूज पर मुज़ाकरात की खबरों ने जोर पकड़ा तो 26 मार्च को इस डेडलाइन में पहले 5 और फिर मजबूरी तौर पर 10 दिन की तोसी कर दी गई, जिसके तहत अब 6 अप्रैल की तारीख हतमी करार दी जा चुकी है। लेकिन असल कहानी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को दिए गए हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने वो बयान दिया जिसने आलमी दिफाई निज़ाम की बुनियादें हिला दी। उन्होंने नेटो को कागजी शेयर करार देते हुए वाजे किया कि वो अमरीका की नेटो में शमूलियत पर नजरसानी से भी आगे बढ़ चुके हैं। अमरीकी इंतजामिया की ये मायूसी तब उरूज पर पहुंची जब मार्को रूबियो ने भी दो टोक कहा कि अगर जरूरत के वक्त हम इत्तेहादियों के अड्डे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर नेटो एक वन वे स्ट्रीट बन चुका है। If now we have reached a point where the NATO alliance means that we can't use those bases, that in fact, that we can no longer use those bases to defend America's interests, then NATO is a one-way street. Then NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? नाज़रीन, आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान की नई रजीम के सदर ने अभी अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की नई रजीम के सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और कहीं ज्यादा ज़हीन है। हम जंगबंदी की दरख्वास्त पर गौर करेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि दरख्वास्त पर तब गौर करेंगे जब आबनाए हुर्मुज़ खुली और मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे, इसे पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि हमने ईरान में हुकूमत की मुकम्मल तब्दीली कर दी है। ईरान से बहुत जल्द निकल जाएंगे लेकिन टाइमलाइन नहीं दे सकते। ट्रंप ने कहा कि ईरान में हमारे अभी कुछ अहदाफ बाकी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम वापस आकर उन अहदाफ पर हमले करेंगे। दूसरी जानब तेहरान ने भी अपनी जारहाना हिकमत अमली वाज़े कर दी है। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के रिजीम चेंज दावे पर तनकीद करते हुए इसे मैरी टाइम रिजीम चेंज करार दे दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ अब ट्रंप की मर्जी से नहीं बल्कि सिर्फ तेहरान के वज़ा करदा नए कवानीन के तहत खुलेगी और ये कि ईरान की 47 साला मेहमानबाजी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका की जानिब से दी गई 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले अमेरिकी सदर जंगबंदी का ऐलान कर सकते हैं? क्या सदर ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो के बयानात नेटो के बाकायदा खात्मे और अमेरिका की नई तन्हाई पसंद खारजा पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान है? और क्या इब्राहिम अजीजी का दावा इस हकीकत पर मोहर सब कर रहा है कि अमेरिका अब समंदरों पर अपनी आलमी गिरफ्त खो चुका है और तेहरान इस अहम तरीन बहरी गुजरगाह का नया निगरान बनकर उभरा है? नाज़रीन, तमाम सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा और चेयरमैन सनोबर इंस्टीट्यूट एजाज चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चौधरी साहब, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जनाब एक बहुत बड़ा हमला होगा, 48 घंटे की डेडलाइन है, लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब वी कैन सी द एंडिंग नाउ, हम लोग फिनिश लाइन देख रहे हैं। मार्को रूबियो कहते हैं जनाब हमें फिनिशिंग लाइन नजर आ रही है और बस बात जो है अब सिर्फ चंद दिनों की बल्कि सिर्फ चंद हफ्तों की है। व्हाट डू यू सी ऑफ दिस? मतलब ये जा किस तरफ रही है सारी कहानी? जी, दो हो सकते हैं। एक तो यकीनन इससे ज़्यादा तजादात से बड़े भरे बयानात बहुत ही कम देखने में आए हैं, वो भी इतनी यानी एक किसी अमेरिकी सदर की सतह पर। लेकिन उसका ये मकसद भी शायद ये हो सकता है कि वो दूसरे फरीक को कंफ्यूज करना चाहते हों, बताना ना चाह रहे हों, और अंदर खाते तैयारी भी कर रहे हों जंग की। और इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो जो जहाज़ उन्होंने रवाना किए हुए हैं मेरीन्स के साथ,
और उन मंसूबों में तो अभी तक कोई कमी नहीं आई है। वो भी कह रहे हैं हमने वो जजीरे पकड़ने हैं, अब नए हुर्मुज क्लियर करवानी है। तो कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल में अमेरिका के जो बयानात हैं और जो एक्शन है उसमें तजाद है। या तो ये खुलकर आ जाए ना कि वो लोग भी बंद कर दें, और जिस तरह बहरिए बेड़े वापस गए इसी तरह वो लोग भी वापस जाने शुरू हो जाएं, फिर तो समझ आती है। और इसी वजह से अमरीका, आपने देखा कि ईरान ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है इस सीज फायर की। कहते हैं कि हमने कोई बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि उनको भी समझ आ रही है कि ये शायद एक डिसेप्शन है, एक डिकॉय है, हमें लल करना है कि हम बातचीत कर रहे हैं और ऊपर से फुल स्केल बड़ा हमला करें। इस वजह से मेरे ख्याल में अभी तक जो है ये पूरी तरह वाजे हुआ नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमला करना चाहते हैं या वाकई वो अमन अमन करना चाहते हैं, जंग बंद करना चाहते हैं। एजाज साहब, आप समझते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का इतना ऊपर चले जाना। मतलब इससे पहले $110 से भी ऊपर चली गई थी, लेकिन उसके बाद पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि उसके अंदर एक ड्रॉप आया। और इसके साथ साथ जो होम क्राउड यानी कि उनकी अपनी आवाम का जो एक प्रेशर है, जिसमें उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर एक हमने डिक्लाइन देखा है, ये फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। जी यकीनन जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि 4-5 मनसूसा फैक्टर्स हैं। पहला तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ईरान की हुकूमत वहीं की वहीं है, यानी उसको वो गिरा नहीं सके हैं अभी तक। और दूसरा ये है कि खलीजी रियासतें जो हैं वो भी अब बात कर रही हैं कि शायद हमें कोई आपस में अलायंस बनाना पड़ेगा जंग के बाद। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, गोया उनके अड्डे जो थे अमेरिका के, वो उनको हिफाजत करने में नाकाम रहे। और तीसरा ये है कि अमेरिका के अंदर भी जो पब्लिक ओपिनियन है वो बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। क्योंकि वो बताने वाले बताते हैं कि जो वियतनाम की जंग के दौरान भी इतने बड़े पैमाने पर वो एहतजाज नहीं हुआ था। तो आप सोचे ना कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा मिड टर्म इलेक्शंस पर, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब तो शायद इम्पीचमेंट की तरफ चला जाए, क्योंकि एप्स्टीन का केस, दूसरे तीसरे केस उनके खिलाफ है। तो वो प्रेशर भी है। तो मुझे लगता है कि ये अभी पता चलेगा कल ये क्या अनाउंस करते हैं। पर मेरा ये शक है कि ये कहेंगे कि हमने तो अपने अहदाफ हासिल कर लिए, अलबत्ता इसराइल अगर चाहे तो वो जंग करता रहे और हम पीछे से उनकी मदद करते रहे। मुझे कुछ इस किस्म का मंजर खिंचता नजर आ रहा है। नहीं तो चौधरी साहब, ये जंगबंदी तो ना हुई ना। फिर बेशक अमेरिका अगर उसमें से पुल आउट भी कर ले, वो कहेंगे ठीक है जी, फ्रंट प्लेयर जो है वो इजराइल अपना काम करता रहे विद अमेरिकन सपोर्ट। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता भी है तो चाहे असले के लिहाज से हो, इंटेलिजेंस के लिहाज से हो, मतलब पेंटागन की सपोर्ट जो है वो तो इजराइल को फिर भी रहेगी। जी फिर भी रहेगी। और ये शायद उस किस्म की जो एक जिसे फ्रोजन वॉर कहते हैं ना, उस किस्म की हो जाएगी, जिसका मतलब है ऑन अगेन ऑफ अगेन। जैसे ईरान इराक वॉर थी या रशिया यूक्रेन वॉर थी, तो वो एक ईरान के सर पर एक तलवार भी लटकती रहेगी, और उनके ख्याल में ईरान आगे जा नहीं सकेगा। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये हिकमत अमली भी शायद नाकाम हो जाए, क्योंकि इसराइल का जो आयरन डोम था वो अब काम नहीं कर रहा। वहां पे बाकायदा ईरान के जो मिसाइल हैं वो चीर कर पहुंच रहे हैं, उनके उनकी पोर्ट्स पर, उनके इलाकों पर गिर रहे हैं। तो इसराइल जो है वो बहुत खफा होगा अमेरिका के इस ऐलान से। उसके हौसले पस्त हो जाएंगे, उसका वो जो ख्वाब था ग्रेटर इसराइल बनाने का वो तो चिकना चूर हो जाएगा, क्योंकि ईरान तो अभी भी वहां मौजूद है। और खलीजी रियासतें भी सोच में पड़ जाएंगी कि भाई पुरानी तंजीम तो, पुराना सिलसिला तो नहीं चला, अब कोई नया आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें ईरान के साथ कोई यानी पुरअमन बकाए बाहमी टाइप करना पड़ेगा उनको। जी तो चॉइस साहब, अगर ऐसा है, हम तो जाहिर बात है प्रिज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है डोनाल्ड ट्रंप की, तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आई डोंट थिंक, मेरी राय है, आप इख्तलाफ कीजिएगा, कि इससे तो ऑयल मार्केट्स जो है वो नीचे नहीं आएंगी। जी ऑयल मार्केट्स के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, और मुमकिन है किसी हद तक उसमें उनकी प्राइसेस कम भी हो जाएं, लेकिन एक हद से ज़्यादा कम नहीं होगी। देखिए उससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। जब से अमेरिका का अपना शेल ऑयल एंड गैस निकला है, वो एक नेट एक्सपोर्टर बन गया है। ठीक है, उनके अपने मुल्क के अंदर जो पेट्रोल पंपों पे जो गैस चाहिए उसकी कीमत बढ़ गई है, इस वजह से प्रेशर तो उनके पास आया है। लेकिन यूरोप मिसाल के तौर पर जो 14% पहले लेता था अमेरिका से, अब वो 57% ले रहा है। और इस वजह से अमेरिका के लिए अपने लिए उस तरीके से मुश्किल है। कुछ लोग तो ये भी बात करते हैं कि जी ये सट्टा खेल रहे हैं ये लोग, इसके जो साथी हैं स्टॉक मार्केट्स में भी उसको गिराते हैं फिर लेते हैं, फिर ये कोई और बयान दे देते हैं। खुदा जाने, स्पेकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकायक तो यही हैं
कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो साख है उनके लफ्जों की, वो खो चुकी है, गिर चुकी है। और इस जंग के बाद जिस तरह भी ये खत्म हुई जंग, मुझे तो स्टेलमेट पे खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह भी ये जंग खत्म हुई, अमेरिका का जो कद काठ है वो बहुत शिद्दत से गिर जाएगा। अमेरिका और यूरोप के दरमियान में भी जो गलत फहमी है वो अब एकदम से नहीं पूर्ण हो सकेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बावजूद मेरे ख्याल में उसके बाद भी यूरोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो देगा। वो रूस के साथ किसी किस्म की पुरअमन बकाई बाहमी भी चाहेगा। उसमें एक रिस्क भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जर्मनी ने अगर अपने आप को आम करना शुरू कर दिया तो लोगों को भूलेगा नहीं कि यार इन्होंने तो पहली दो जंगें अजीम इन्होंने की थी। अतः इधर एशिया में भी जो जापान और साउथ कोरिया और फिलीपीन वगैरह भी सोचेंगे कि अब अमेरिका के अड्डे हमें रखने भी चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, क्यों ना चीन से बना के रखी जाए। तो चीन जो है वो एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के उभरेगा इस जंग के बाद जी। तो चौधरी साहब, अगर चले, आपने अच्छा किया, आपने सुपर पावर्स का जो आपस का क्लैश है आपने उसका जिक्र कर दिया। इससे पहले वेनेजुएला में अमेरिका की जानिब से जो कुछ किया गया, ईरान में जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली वो तमाम ममालिक जहाँ पे ये बेसिस मौजूद हैं, ऑब्वियसली उनको भी बहुत से डेंट्स लगे हैं, उनके ऊपर बड़ी शदीद बमबारी हुई है। यहाँ पे ये क्यूबा का नाम भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक आधी तकरीब के अंदर उसने लिया भी है। सो मेन मकसद तो यही था कि वो अपने आप को एज ए सुपर पावर पूरी दुनिया के अंदर ये बावर करवा सके कि इवन दो चाइना का राइज आ रहा है बट अमेरिका इज स्टिल बिगर देन देम, अमेरिका जो है वो अभी भी इससे ज्यादा है। अगर ये जंग स्टेलमेट की सूरत में, जिस तरह आपने फरमाया, अगर ये खत्म होती है तो अमेरिका की पोजीशन पहले से ज्यादा कमजोर होगी, वैसे ही रहेगी, या आपके ख्याल में उसका जो हदफ था ज्यादा बड़ी सुपर पावर होने का वो कायम हो जाएगा? नहीं साहब, बहुत वाजे है कि बड़ी कमजोर होगी। ठीक है। वो तो फिर क्यूबा पे भी नहीं जा सकेंगे। जिस तरह से उन्होंने कनाडा का शुरू किया था, अब उस पे भी बैठ गए हैं। कनाडा ने जब से इनके साथ अपने मामलात बंद किए हैं, एल्यूमिनियम की सप्लाई बंद की है, स्टील की सप्लाई बंद की है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे। और इसी तरीके से यूरोप में ग्रीनलैंड के मसले के ऊपर बहुत नाचाकी पैदा हो गई है, और ये बिल्कुल वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक महदूद होकर रह जाएंगे। दुनिया के अंदर जो है जो चीन का डंका बजने लग जाएगा। और चीन ने पहले ये जो नुकात हमें हुए ना, जब गए हैं हमारे वजीर खारजा साहब इसहाक डार साहब जब गए हैं, और वो 5 जो नुकात आए हैं, अगर आप गौर करें तो उन नुकात में बड़ी मुमासलत है उस वर्ल्ड ऑर्डर की के जुजियात की जो प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट प्यूटिन ने 2022 में अनाउंस किए थे। ठीक। उन्होंने कहा था कि भाई अब हम जो निज़ाम बनाएंगे, अगला निज़ाम जो बनेगा वो इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे बनेगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बनेगा। उसके अंदर हम वो सारे अबदी असूल जो अक़वाम मुत्तहिदा के थे वो लेकर आएंगे वापस। तो उसमें इंटरडिपेंडेंस आएगी, उसमें ग्लोबलाइजेशन आएगी, उसके अंदर इंटरकनेक्टिविटी आएगी, और रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आएगी। वही बातें उन्होंने इस नुकात में भी कही हैं। तो मुझे तो लगता है कि दुनिया जो है वो बड़ी हद तक तब्दील होगी, और तमाम खित्तों में खित्ते की हद तक भी कोई ना कोई तब्दीली आएगी, कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेंगे। और ये जो 4 वज़राए खारजा की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, ये उसकी शुरुआत है। इसमें सारे शामिल होना चाहेंगे, जीसीसी कंट्रीज भी, और शायद ईरान भी किसी स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने वाला है। क्योंकि उसको अब अमेरिका की तरफ से तो मैं नहीं समझ सकता कि वो कहीं पे भी अब उस तरीके से मदद दे सकता है या प्रोटेक्शन दे सकता है।